अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर की ट्रीटमेंट और मेरा नाम है डॉक्टर सैयद मोहम्मद उमर और मैं साइकियाट्रिस्ट हूँ। आप लोगों ने बहुत दफ़ा देखा होगा कि कुछ लोग जिनके बारे में आप सुनते हैं या हम उनको डायरेक्टली देखते हैं कि वो एक बंदा है, लड़का है 19-20 साल का या लड़की है, सो नहीं रही, पिछली कई रातों से मुस्तकिल जाग रही है, मुस्तकिल बोल रही है। कोई बंदा है तो वो मुस्तकिल उसमें एक इंतहा की मज़हबियत आ गई है, नमाज़ें पढ़ी जा रहा है, अज़ानें दे रहा है या बहुत बड़े बड़े मंसूबे बना रहा है, बैठ के अपने अंदर समझता है कि बहुत ज़्यादा उसके अंदर ताकत आ गई है, अपने आप को बहुत ही अहम समझना शुरू कर देता है और सोता बिल्कुल नहीं है या थोड़ी सी देर सोता है 3-4 घंटे और उसके बाद बिल्कुल फ्रेश जो है वो उठता है और उसके अंदर खाना भी बहुत ज़्यादा खा रहा है और कहता है, आप उससे पूछें तो कहता है कि मैं तो इतनी अच्छी हालत में कभी रहा ही नहीं, एक्स्ट्रा एनर्जी आ गई हुई है। ये कैफियत जो है इसको हम मैनिक एपिसोड कहते हैं। बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर में इंसान की जो तबीयत है उसमें खुशी जो है वो इस हद तक एक नॉर्मल खुशी होती है और वो खुशी बढ़ के इस हद तक चली जाती है कि वो इरिटेबिलिटी में कन्वर्ट हो जाती है। कांस्टेंट इरिटेबिलिटी और अराउजल रहती है, कम सोना, जो मैंने पहले बातें बताई। फिर इसके ऑपोजिट जो है वो डिप्रेसिव फेज़ आता है और ये जो इन दोनों का दरमियानी अरसा है ये बहुत लंबा भी हो सकता है। यूजुअली ये बीमारी जब शुरू होती है तो पहला जो एपिसोड है वो डिप्रेशन का आता है, उसके तकरीबन 5 साल के अरसे के दौरान ये एक मैनिक एपिसोड जो पहले आपको अलामतें बताई वो भी आ सकती हैं। अच्छा, अब एक मैनिक एपिसोड जो है ये हम यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि कितना ख़तरा है लोगों को, कौन लोग इससे इफ़ेक्ट होते हैं, क्यों होती है। तो एक बड़ी ब्रीफ सा मैं आपको बता दूँ, इसका जो लाइफ टाइम रिस्क है वो 1% है कि 1% लोग जो है इस बीमारी से मुतासिर हो सकते हैं। मर्दों औरतों में तकरीबन इसकी जो रेशो है वो सेम है। जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव हैं बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर के पेशेंट के, मतलब एक मरीज़ है उसको ये मर्ज़ है, उसके भाई को, बहन को, बेटे को, बेटी को तकरीबन 10% चांसेस होते हैं ये मर्ज़ होने के। एवरेज एज ऑफ ऑनसेट जो है वो 18 ईयर्स है और 90% अगर 100 लोगों को ये बीमारी होती है तो उनमें से 90 जो हैं वो दोबारा उनको रिलैप्स होता है, वो रिलैप्स में जाते हैं। ऑन एवरेज 25 साल में ये देखा गया है कि तकरीबन 10 एपिसोड्स इस बीमारी की आ सकती हैं। एक एपिसोड जो है वो ट्रीटेड और अनट्रीटेड 6 महीने तक वो लास्ट कर सकती है। लेकिन इशू ये होता है जब फुल ब्लोन मेनिया में कोई इंसान जाता है तो उसके अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी वो अपनी कंज्यूम करता है कि उसको उसकी जान का ख़तरा होता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है और बहुत सारे मसाइल उसके साथ हो सकते हैं। अब इस तरह के मरीज़ को आम तौर पे देखा गया है कि हमारे माशरे में पहले जो है वो लेके जाया जाता है दम दरूद वाले लोगों के पास या फिर उनको जनरल प्रैक्टिशनर और जो किसी भी हॉस्पिटल में कि ये बंदा इस तरह है, वो लोग सेडेट करने की कोशिश करते हैं। एक अच्छी सेडेशन भी चाहिए होती है मरीज़ को, लेकिन इसका वो ट्रीटमेंट नहीं है। मैनिक एपिसोड में आपने दाखिल करवाना है हॉस्पिटल में, हॉस्पिटलाइज करना होता है पेशेंट को। फिर उसके बाद उसका एक जो ट्रीटमेंट है उसका बाकायदा एक गाइडलाइंस हैं, उसके मुताबिक ट्रीटमेंट किया जाता है। आपने एंटीसाइकोटिक्स देनी है, उसके बाद आपने मूड स्टेबलाइज़र ऐड करने हैं अगर वो काम नहीं कर रही तो, फिर आपने उनको बेंजोडाइज़ेपिन्स देनी होती हैं। ये सारा कुछ करके जो पहली चीज़ आती है वो ये है कि आपने सबसे पहले डायग्नोसिस कंफर्म करना है कि ये बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर करंटली मेनिया है, एडमिट करना है। उसके बाद उसको जो ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट करनी है। ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के साथ साथ आपने देखा ये गया है कि जो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है उसमें वो भी थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत फ़ायदा देती है। आपने दाखिल करके उस पेशेंट को ये बताना है कि जो आपके मिजाज की हालत है ये आपकी बीमारी की वजह से है। दवाइयाँ साथ चल रही होती हैं, कुछ अरसे तक मरीज़ जो है ये बात समझना शुरू कर देता है। ये ट्रीटमेंट जो है पेशेंट की चलती है लंबा अरसा, कितना अरसा कोई हतमी इस चीज़ का तयन नहीं है, मरीज़ की हालत पर डिपेंड करता है। देखा ये गया है कि अगर आप दवाई बाकायदगी से देते हैं और मरीज़ अपनी जो उसकी नींद की रूटीन है वो बरकरार रखता है, नींद पूरी लेता है, किसी सब्सटेंस का
استعمال نہیں کرتا، کسی نشہ آور چیز کا استعمال نہیں کرتا، رسکی بیہیویئر آپ نے منیمائز کرنے ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں وہ کرتا ہے۔ اور سب سے اہم یہ ہوتا ہے کہ دوبارہ اگر اس کے خیالات میں تیزی آنے لگے، دوبارہ اس کو پتہ چلنے لگے کہ یہ میرے اب سوچیں بہت تیز آ رہی ہیں یا مجھے ایکسٹرا انرجی محسوس ہو رہی ہے، تو وہ پھر اس کو فوری طور پہ سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کے آنا ہے، اس کو یہ آئیڈینٹیفائی کروانا ہے کہ آپ کے اندر اگر علامتیں آئیں تو آپ نے فوری طور پہ سائیکیٹرسٹ سے رابطہ کرنا ہے۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ یہ مریض عام طور پہ ان کو اور بھی جو فزیکل النیسز ہیں وہ ہونے کے چانسز بھی زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ لانگ ٹرم جو ہے وہ اینٹی سائیکوٹکس ہیں اس پہ چل رہے ہیں۔ پھر ہم ان کو لیتھیم بھی شروع کراتے ہیں، اگر اس کی مانیٹرنگ جو ہے پیشنٹ کر سکتا ہے، وہ ایک بہت اچھی دوائی ہے جس سے جو ہے موڈ آپ کا وہ کنٹرول رہتا ہے۔ کہنے کا مقصد ہے کہ جو اس کا علاج ہے اس کے لیے دوائی کھانا بہت ضروری ہے۔ دوائی اور اس کے ساتھ ساتھ سوشل ریدم تھیراپی، انٹرپرسنل تھیراپی، کوگنیٹو بیہیویئر تھیراپیز، یہ سارا کچھ مل کے ایک ہولسٹک اپروچ کے ساتھ مریض کو ٹریٹ کرنا ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو بائیپولر افیکٹو ڈس آرڈر کے علاج کے بارے میں یہ معلومات جو ہے وہ پسند آئی ہوگی اور اس کا آپ کو فائدہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ مزید کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ بھی سکتے ہیں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز ذہنی بیماریوں کے بارے میں معلومات کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا چینل سائیکیٹری کلینک۔ آپ کا بہت شکریہ۔